भाई किस वत्सराज को, जो आप विगत क्लास में पढ़ चुके हो। अभी पढ़ने जा रहे हो आप नागभट्ट फर्स्ट, वो द्वितीय, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट द्वितीय, शासन काल 795 से 833। समझना, बड़े रोचक तत्व निकल के आएंगे इससे, बहुत ही सरल। देखो आपने वत्सराज के समय के घटनाक्रम को देखा। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो रहा था। वत्सराज के समय राष्ट्रकूट शासक द्रुपद ने आक्रमण किया और कहीं ना कहीं एक विजय अभियान को अंजाम दिया। आपने देखा इस वत्सराज के समय जो स्टेप निकला था उसमें राष्ट्रकूट शासक ही प्रभावी रहे। ठीक भाई, अभी ये त्रिपक्षीय संघर्ष आगे बढ़ता है जो कि नागभट्ट द्वितीय के समय भी यथावत बना रहता है। रिजल्ट्स क्या निकलेंगे ये तो आपको पता चलेगा। अभी नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो आपको मैं बता दूं, पिता कौन थे इसके? पिता वत्सराज, यही थे। माता सुंदर देवी, रानी सुंदर देवी। चलो कोई नहीं जी, हम बात करते हैं आगे। देखो नागभट्ट द्वितीय शासक बना, नागभट्ट द्वितीय शासक बना। इसका प्रथम उद्देश्य, शासक बनते ही नागभट्ट बना तो शासक बनते ही इसका प्रथम उद्देश्य था, इसका प्रथम उद्देश्य था कि राष्ट्रकूट शासकों को पराजित कर अपने पिता की पराजय का बदला लेना और कन्नौज का अधिकार। इस नागभट्ट द्वितीय जो शासक बना, इसका प्रथम उद्देश्य था कि राष्ट्रकूट शासकों को पराजित कर अपने पिता की पराजय का बदला लेना और कन्नौज पर अधिकार। अब देखो घटनाक्रम आगे बढ़ता है, वही त्रिपक्षीय संघर्ष आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान से सुनना, घटनाक्रम में परिवर्तन क्या आए हैं वो चीज देखना। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक, समकालीन घटनाक्रम से जुड़ा हुआ शासक जिसका उल्लेख अभी कर दिया जाएगा। यहां आप देखें तो अवंती यानी उज्जैन, अवंती का शासक कौन हो गया? प्रतिहार शासक कौन? नागभट्ट द्वितीय। यहां कोई दिक्कत नहीं जी। यहां आप देखें बंगाल, बंगाल का शासक यथावत ही है। कौन है? पाल शासक धर्मपाल। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि यहां जो कन्नौज है, कन्नौज का शासक परिवर्तित होता है, क्योंकि जो ये घटनाक्रम घटा था, जैसे कि वत्सराज का भागकर पश्चिम राजस्थान चला जाना, इधर राष्ट्रकूट शासक का एक विजय अभियान को हुए वापस लौट, उस घटना के बाद आप देखें तो निश्चित रूप से पाल शासक प्रभावी हुआ था। कौन? धर्मपाल। और इस पाल शासक धर्मपाल ने इंद्रायुध को हटा करके, आयुध वंश का जो इंद्रायुध शासक था उसको हटा करके उसके भाई चक्रायुध को यहां शासक बना दिया। ठीक भाई, किसको बना दिया? तो यहां आप परिवर्तन देख रहे हो। कन्नौज यानी काव्य कुब्ज पर शासक कौन बन गया? चक्रायुध। इंद्रायुध के स्थान पर कौन बन गया? ठीक, किसने बनाया? ठीक भाई, इधर प्रतिहार शासक कौन? नागभट्ट द्वितीय। घटनाक्रम से राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, जो कि आपको बताया जाएगा। देखो घटनाक्रम प्रारंभ होता है मैंने साफ बताया कि नागभट्ट द्वितीय जब शासक बना तो इसका प्रथम उद्देश्य था अपने पिता की पराजय का बदला लेना। किनको पराजित कर? राष्ट्र शासकों को पराजित। लेकिन इसके शासक बनने के पश्चात ही, नागभट्ट द्वितीय के शासक बनने के पश्चात ही, ध्यान से सुनना इस शब्द को, नागभट्ट द्वितीय के शासक बनने के पश्चात इसे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? उत्तर भारत पर आक्रमण किया। ध्यान से सुनना, उत्तर भारत पर आक्रमण किया किसने? गोविंद तृतीय। और इस नागभट्ट द्वितीय को बुरी तरह से पराजित किया।
मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि नागवर द्वितीय शासक बना, उसके बाद उसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। नागवर द्वितीय के शासक बनने के पश्चात फिर से राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय उत्तर भारत पर आक्रमण करता है और इस नागवर द्वितीय को बुरी तरह से पराजित। तत्पश्चात कन्नौज का शासक चक्रायुध, जो किसके द्वारा बनाया गया था? चक्रायुध, और बंगाल का पाल शासक धर्मपाल भी गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार। इस बंदे का तो रोल आप एक ही बात पढ़ोगे इसके संदर्भ में तो कि अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। अभी विगत क्लास में भी आपने देखा था, वसराज के समय भी जब ध्रुव फर्स्ट आया था तो ध्रुव फर्स्ट की भी अधीनता स्वीकार कर ली थी बंदे ने। ठीक भाई, इधर गोविंद तृतीय की भी अधीनता। अब गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और एक विजय अभियान को अंजाम देते हुए गोविंद तृतीय वापस दक्षिण भारत लौट जाता। अब भी आपको बताओ कौन प्रभावी दिख रहे हैं? राष्ट्रकूट शासक, ये तो क्लियर है। अब ध्यान से सुने, गोविंद तृतीय के दक्षिण भारत लौट जाने और अपनी आंतरिक समस्याओं में व्यस्त हो जाने के कारण, अपने गृह की समस्या थी, गृह राज्य था उसकी समस्याएं थी, आंतरिक समस्याएं थी, उनमें ये व्यस्त हो गया। मैं कह रहा हूं कि गोविंद तृतीय के दक्षिण भारत लौट जाने और अपनी आंतरिक समस्याओं में व्यस्त हो जाने के कारण ये गोविंद तृतीय पुनः उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं कर सका। लेकिन इस स्थिति का लाभ किसने उठाया? नागभट्ट, क्योंकि गुप्तचरों के माध्यम से सारी सूचनाएं मिलती थी। देखा कि भाई ये बंदा तो अपनी आंतरिक समस्याओं में व्यस्त है, ये उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता, अतः इस स्थिति का लाभ उठाया किसने? और नागभट्ट द्वितीय ने किस पर आक्रमण कर दिया? कन्नौज पर। कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार। और इसके बाद पाल शासक धर्मपाल ने भी इस नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार। इसका तो यही काम है। ठीक भाई, तो इस घटनाक्रम में देखें तो देखो यहाँ प्रतिहार शासक स्पष्ट रूप से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्थितियों का लाभ उठा करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया इस बंदे ने, नागभट्ट द्वितीय ने, और कन्नौज को अपनी राजधानी। और आपको मैं बता दूं कि जब कन्नौज पर इसने अधिकार कर लिया था तो एक उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक। परम भट्टारक महाराज धीराज। धीराज, देखो यहां जगह नहीं है इसलिए यहां रख रहा हूं, परमेश्वर। ये इतनी बड़ी उपाधि धारण किसने की थी? नागभट्ट। ये उपाधि धारण की थी। और इसके बाद यदि हम देखें एक कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन और पढ़ने को मिलता है कि इस बंदे ने नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में, और वो भी स्थान था हरिद्वार, गंगा में, हरिद्वार में, स्थान का नाम क्या? हरिद्वार में जल समाधि ले ली। तो किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ली थी? ले ली जी। मर गया जी, मर जाने दो। ठीक भाई, हमने पढ़ लिया। अभी आप देखेंगे इसके बाद शासक बनेगा इसका छोरा रामभद्र, जो कि प्रभावी राजा नहीं होगा, उसके संदर्भ में बताएंगे और उसको मरवाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी हम नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में जो कुछ जानकारी मैंने बरवली बोली, जो बात की, उसको आप एक बार नोट कर लो नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में।